नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है शिकायतें। एक नवविवाहिता लड़की है जो अपने ससुराल के बारे में पहले धारणा बनाती है। धीरे धीरे उसकी धारणा बदलती जाती है और उसकी माँ किस तरह से उसकी धारणाओं को सही कर देती है, कहानी में हम यही देखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिकायतें। मेरी नवविवाहिता पुत्री चंद्रा जब पहली बार अपने ससुराल में कुछ दिन बिताकर लौटी तो अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। उसकी जिन दो सहेलियों को अपनी सासों से शिकायतें हुआ करती थी, उनके बारे में वो कहती, नीता और गुड्डो की सासुओं को तो मेरी सास से मिला देना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि सास कैसी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बार जब चंद्रा कुछ अधिक दिन बिताकर ससुराल से लौटी तो प्रशंसा का स्थान निंदा ने ले लिया था। मैं आहत सी हो गई। सोचने लगी, इसकी सास अनीता जी ऊपर से तो बड़ी भली लगती है, पर इसकी बातों से तो लगता है कि अंदर से वे महा खोटी है। मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, बिटिया दिन भर उनकी शिकायत करती रहती। कभी कभी मुझे लगता चंद्रा कुछ ज्यादा ही शिकायतें कर रही है। एक दिन वो बोली, मैं तो वहाँ माँ भरपेट खाना भी नहीं खाती। अरे क्यों? क्या वहाँ कोई तुम्हें खाने से रोकता है? तुमने तो पहले बतलाया था कि वहां तो खाने की मेज पर तुम सब लोग अपने हाथ से अपने मन का लेकर ही खाते हो। मन का कुछ बने तब न कोई मन का खाए। मेरी पसंद का तो कुछ रहता ही नहीं। तो बेटी बात बात में ही तुम बता दिया करो ना कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। वैसे भी घर परिवार में सबकी पसंद का तो रोज रोज एक साथ नहीं बन सकता ना बेटी। कुछ औरों की पसंद की चीजें भी खाना सीखो ना। चंद्रा बिगड़ गई। तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगी। जो चीज नहीं भाए उसे कैसे खाए आदमी। केवल खाने की बात नहीं, बिटिया रानी किसी न किसी बात को लेकर दिन भर सास की बुराई करती ही रहती। एक दिन मैंने पूछा, पहले पल क्या हुआ था? तुम्हें उनकी बात पहली बार कब चुभी थी? चंद्रा ठंडी सांस भरकर बोली, क्या बताऊं माँ पहले पहल की बात। अरे उनका तो रोज ही यही हाल रहता है। बात बात में मेरी तुलना ननद से करती है कि सावी तो यह काम ऐसे करती है, सावी तो ये काम वैसे करती है। या फिर खुद का उदाहरण देती रहती है कि यह काम तो मैं ऐसे करती हूँ, वह काम तो मैं वैसे करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे माँ बेटी ही सब कुछ जानती हो। मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। कौन सा काम? क्या बताऊं। यदि मुझसे दाल में पानी कम या ज्यादा हो जाता है तो बड़ी मिठास से कहती है कि चंद्रा बिटिया दाल में पानी नाप कर दिया करो, तब कम बेशी नहीं होगी। मैं और सावी तो हमेशा नाप कर ही पानी डालते हैं दाल में। अच्छा माँ, तुम्हें बतलाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कभी पानी ज्यादा हो जाता है तो दाल बनने के बाद में ऊपर ऊपर का कुछ पानी निकाल कर फेंक देती हूँ। और यदि दाल ऐसा लगता है कि गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। मैंने धीरे से कहा, लेकिन बेटी ऊपर से पानी डाली हुई दाल में वह स्वाद नहीं आता। और दाल के ऊपर ऊपर का पानी अगर तुमने फेंक दिया तो उसमें न्यूट्रिशन कहाँ रह जाते हैं। लेकिन बेटी हाँ, यदि कभी गलती से दाल अधिक देर तक चढ़ी हुई रह जाए गैस पर और गाढ़ी हो जाए तो ऊपर से पानी को गर्म करके उसमें डालना ही पड़ता है, तब स्वाद नहीं बिगड़ता। ये भी है कि किसी घर में दाल गाढ़ी खाई जाती है तो किसी घर के लोग पतली दाल पसंद करते हैं। और बेटी तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती है। आखिर दाल के अनुसार नाप कर पानी देने में हर्ज ही क्या है। मेरी बात सुनते ही चंद्रा बिगड़ गई। गुस्से में भरकर बोली, तुम्हें तो उन्हीं की बात ठीक लगती है, तुम तो उन्हीं का पक्ष लिए जा रही हो। इतना कहकर चंद्रा ने जो रोना शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब इसको किस तरह से रोकूं। मुझे लगा ये बात का बतंगड़ बना रही है, पर ससुराल से आई बिटिया को रुलाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। उसे खुश रखने के लिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनती तो मुझे लगता कि यह जरूर तिल का ताड़ बना रही है। फिर भी मैं चुपचाप सुनते रहने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, जानती हो माँ, मेरी सास दूध की सारी मलाई निकाल कर जमा करती रहती है। हाँ तो मलाई खाना तो ठीक नहीं होता ना, उससे वजन ही बढ़ता है। इसीलिए तो हम यहाँ पर बिना मलाई वाला दूध खरीदते हैं। पर सुनो तो माँ, कुछ मलाई इकट्ठी हो जाने पर वे उसे आंच पर चढ़ाकर उसका घी बना लेती है और फिर उस घी को दाल छौंकने के काम में लाती है।
अरे तो ठीक तो है, उतना घी तो खाना भी चाहिए। चंद्रा के चेहरे पर एक बार फिर पराजय मिश्रित क्रोध का भाव आया। फिर अपने को कुछ संयत करके बोली, माँ, तुम उन्हें नहीं जानती। वे खाना बनाते बनाते उसे जूठा भी कर देती है। क्या मतलब? वहां मेरी ससुराल में शाम के नाश्ते में अक्सर गरम पकौड़ियाँ बनती हैं। क्या तुम बनाती हो? नहीं नहीं, मेरी सास ही बनाती हैं। पर बनाते बनाते सबको देते देते बीच में कुछ पकौड़ियाँ तोड़कर ठंडी कर लेती हैं, और जब कढ़ाई में दूसरी पकौड़ियाँ सेकती रहती है तब वे तोड़कर ठंडी की हुई उन पकौड़ियों को मुंह में उछाल उछाल कर डालती रहती है और चबाती खाती रहती हैं। बेटा, मुंह से हाथ सटाकर खाने से हाथ जूठा होता है, और उस जूठे हाथ से छूने से कोई चीज जूठी होती है। उछाल उछाल कर खाने से न तो हाथ ही जूठा हुआ और न ही सारी पकौड़ियाँ ही जूठी हुई। लेकिन माँ, मिठाई वगैरह वे एक ही प्लेट में सबके लिए टेबल पर रख देती है। उसी में से सब एक एक उठा लेते हैं और फिर उसी में से एक नौकरानी को भी दे देती है। यह क्या जूठा खिलाना नहीं हुआ? अरे नहीं रे, ऐसे भी क्या कभी कुछ जूठा होता है? जब तक वह रही तब तक शिकायतों का सिलसिला चलता ही रहा और मैं उसे समझाने की कोशिश में लगी ही रही। दामाद श्रीकांत जी एमबी हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वे पिता के व्यवसाय में ही सहयोग कर रहे हैं। अभी हाल में उन्हें कोलकाता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने वहां एक किराए का घर खोज लिया। तब चंद्रा को भी वहीं ले गए। जल्दी ही चंद्रा के देवर की शादी तय हो गई। शादी में अनीता जी ने हम दोनों से भी आने का आग्रह किया। उधर चंद्रा और दामाद जी का भी अनुरोध था। हम चले गए। शादी के घर में चंद्रा ने अपनी कर्मठता का खूब परिचय दिया। अनीता जी भी मौका मिलने पर चंद्रा की तारीफ करती। बचपन से ही उसमें यह गुण था कि जो भी काम सीखती, चाहे वह खाना बनाना हो या बुनाई कढ़ाई, पूरी लगन से ही सीखती और फिर उसे सही ढंग से करने का प्रयास करती। अनीता जी कहती, कपड़ों गहनों में भी चंद्रा की पसंद कितनी अच्छी है। छोटी बहू को देने के लिए सारे कपड़े गहने इसी की पसंद से आए हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर बिटिया रानी एक बार तो खुश हो जाती, पर फिर सास की कोई न कोई शिकायत मेरे कान में आकर कह जाती। खैर, विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सारे मेहमान भी चले गए, पर अनीता जी ने हमें 2 दिन और रोक लिया। एक दिन मैंने देखा, चंद्रा नई बहू के पास बैठी सासू माँ के खिलाफ उसके कान भर रही है। बिटिया के डर से उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, पर जब वो उठकर चली गई तो मैं उसकी देवरानी सुष्मिता से बोली, देखो बिटिया, तुम्हारी सास एक बहुत भली स्त्री है। तुम किसी और की बातों में मत आओ। जब उनके साथ रहोगी तो खुद ही उन्हें समझ जाओगी। नई बहू सुष्मिता मेरी ओर अचरज से देख रही थी कि मैं एक माँ होकर भी अपनी ही बेटी के विरुद्ध में बोल रही हूँ। चंद्रा और श्रीकांत जी को 2 दिनों के बाद कोलकाता लौटना था। उनके लौटने से पहले मैंने समदन जी से कहा, चंद्रा में अभी थोड़ा बचपना है बहन जी, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। वे हंसती हुई बोली, वो जैसी भी है अब मेरी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। बहन जी, मुझे लगा जैसे मुझ पर से कोई बोझ उतर गया। फिर सोचा, चंद्रा तो कोलकाता जा रही है और उसकी सास यहीं रहेंगी। धीरे धीरे संबंध खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दिन बीत रहे थे। बिटिया ने कोलकाता से फोन किया, पापा के साथ आओ ना मेरा घर देखने माँ। मैं बोली, अभी तेरे पापा को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम फिर कभी आएंगे। पहले तुम अपने सास ससुर और देवर देवरानी को बुलाओ अपना घर देखने के लिए, है ना? अब तो वहां का घर संभालने तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। नहीं माँ, वे आएंगी तो मेरी गृहस्थी में 100 तरह के नुक्स निकालेंगी। मैं नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे बिटिया रानी, कैसी बात कर रही हो? वे आखिर तुम्हारे पति की माँ है। माँ, तुम नहीं जानती कैसे पाला है इनको उन्होंने। तुम्हें पता है, वे इन्हें बासी रोटियों का नाश्ता कराकर स्कूल भेजती थी। अरे पगली, बासी रोटियों का नाश्ता करने में क्या बुराई है? राजस्थानी घरों में बासी रोटियों का नाश्ता नाश्ता ही किया जाता है। बचपन में हम भाई बहन भी बासी रोटियों का नाश्ता करके ही स्कूल जाया करते थे। सच कहूँ तो मुझे तो अभी भी बासी रोटियां खूब भाती है। पर तुम्हारे पापा बासी रोटियां नहीं खाना चाहते, इसीलिए यहाँ नाश्ते में ताज़ा रोटियां बनाती हूँ मैं। एक यही बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। अब फोन पर क्या क्या बतलाऊं?
सुनो चंद्रा, कोई भी माँ बाप अपने संतान को अपने जमाने के चलन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर ढंग से पालना चाहते हैं। तुम फिर उन्हीं तुम फिर उन्हीं का पक्ष लेने लगी। अच्छा, बाकी सब बाद में मिलने पर सुनूंगी। अभी फोन रखती हूँ। श्रीकांत जी के आने का समय हो रहा है, तुम भी चाय नाश्ते की तैयारी करो, कहकर मैंने फोन रख दिया। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं अपनी इस नादान बिटिया रानी को। जमाई जी भी ऐसी बातें क्यों बताते हैं इस नासमझ लड़की को। कुछ दिनों के बाद आखिर अनिता जी अपने बेटे बहू के घर गईं। जितने दिन वे वहां रही, शिकायतों का सिलसिला थमा रहा। सास जी वापस गई, तब चंद्रा और श्रीकांत जी भी उनके साथ गए, क्योंकि वहां एक चचेरे देवर का विवाह था। उसके बाद जब चंद्रा लौटी, तो फिर उसकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहने लगी, माँ, तुम्हें पता है मेरी सासू जी मेरी देवरानी को कितना दबा कर रखती हैं। मैं चौंक गई, लेकिन वे तो फोन पर तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की हमेशा तारीफ ही किया करती है। अरे तारीफ कर कर के ही तो उस बेचारी का सारा तेल निकाल लेती हैं। देखो बिटिया, गृहस्थी में काम तो सभी के घर में रहता है। तुम्हारी दो जनों की गृहस्थी में भी काम तो होंगे ही ना। वह चिढ़कर बोली, उन्हें प्यारी भी तो वही लगती है। असल में जो पास रहता है वही प्यारा भी लगता है, दूर वाला तो मन से भी दूर हो जाता है। क्या कह रही हो चंद्रा, माँ बाप के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि दूर रहने वालों की याद माँ बाप को अधिक सताती है, मैंने कहा। तब वो बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, अब बतलाओ तुम लोग कब आ रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आखिर हमने चंद्रा के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। वहां जाकर 4-5 दिन तो ठीक ठाक गुजरे। उसके बाद देखा कि वह हमेशा श्रीकांत जी पर रौब जमाती रहती, जब तब मुंह फुलाकर बैठ जाती। वे बेचारे खुशामद करते आगे पीछे घूमते रहते। उसके झगड़े की मुख्य वजह होती थी कि वे दफ्तर से लौटते समय उसका बताया सामान लाना क्यों भूल गए, या देर से क्यों आए, अथवा अमुक काम उसके मन मुताबिक क्यों नहीं किया। हम उसे समझाने की कोशिश करते कि नौकरी वाले को तो काम अधिक होने की वजह से देर हो ही जाती है, इसमें उनका भला क्या दोष। आखिर नौकरी है, काम ज्यादा होगा तो रुकना ही पड़ेगा। और फिर देर हो जाती है तो घर आने की हड़बड़ी में कभी कभी बाजार का भी कोई काम छूट सकता है। इस बात के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन श्रीकांत अपने भुलक्कड़ स्वभाव से मजबूर थे, तो वह अपने गुस्सेल स्वभाव से। एक दिन मैंने उसे फिर समझाना चाहा तो वह बिगड़ ही गई। बोली, अब तुम भी मेरी सास की तरह बातें करने लगी हो। वे भी हम दोनों के बीच पड़ती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। कि मैं बेटी, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं ना, वैसे ही वे दामाद जी की माँ है। बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर माँ बाप को तकलीफ तो होती ही है। फिर इस झगड़े का तुम दोनों के स्वास्थ्य पर भी तो बुरा असर पड़ सकता है। समझाना हमारा फर्ज है। बाकी तुम जानो, मेरी इस बात का चंद्रा पर कुछ प्रभाव तो पड़ा। अब वह जमाई जी पर कम ही नाराज होती है, पर सास की बुराई का सिलसिला तो चलता ही रहा। श्रीकांत जी के सामने भी वह उनकी माँ की निंदा करती। जब अपने बारे में कहने को अधिक नहीं होता, तो अपनी देवरानी को माध्यम बनाकर वह सास में खोट निकालती रहती। एक दिन कहने लगी, उस बेचारी को तो सबके खाने के बाद अंत में बचा कुचा खाना मिलता है माँ। मैंने सोचा इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही आखिर कितनी हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूं। आखिर हमारी छुट्टी पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों के बाद खबर मिली कि बिटिया की सास अनीता जी बीमार है। चंद्रा और श्रीकांत जी उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसलिए जब हम पहुंचे तब तक वे दोनों वापस जा चुके थे। अनीता जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफी थी, और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन और आराम करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया कि चंद्रा की देवरानी जितनी हंसमुख है, उतनी ही कर्मठ भी है। वह बड़े मन से अपनी सास अनीता जी की सेवा में लगी रहती है। मैंने यह भी देखा कि वह खाना सबसे आखिर में खाती। सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती ही रहती। एक दिन मैंने भी टोका, सुष्मिता बेटी, तुम भी सबके साथ खा लिया करो ना, रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। तब वह हंसती हुई बोली, मौसी जी, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं, इसलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया ही नहीं जाता।
कभी ज़्यादा भूख लग जाए तो उनसे पहले खाने बैठ भी जाऊं तो ग्रास मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है बेटी, मैंने कहा। बच्चे खाने में देर भी बहुत लगाते। दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला बहला कर खिलाने में काफी समय लग जाता था, जिसमें अनिता जी भी दिन भर छोटी बहू के साथ घर के कामों में लगी ही रहती हैं। चंद्रा के अनुसार ससुर जी बच्चों का होमवर्क ही नहीं करवाते, बल्कि उन्हें स्कूल बस तक पहुंचाने और वापस लाने का काम भी वही करते हैं। साथ ही सब्जी राशन आदि लाने का बाहरी काम भी तो वही करते हैं। लेकिन मेरी बिटिया रानी कहाँ कुछ सुनने समझने के लिए तैयार थी। अचानक मेरे पति का तबादला चंद्रा के ससुराल के शहर में ही हो गया। अब तो उनके घर आना जाना लगा ही रहता। एक दिन मैंने सुष्मिता से पूछा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो ना बेटी, कि तुम्हारा घर से बाहर कोई काम करने का मन नहीं करता? वो हंसी। मौसी जी, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। नौकरी करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनकी देखभाल करना। फिर अभी इन्हें जितना वेतन मिल रहा है वो काफ़ी है हमारे लिए। उससे अधिक की तो अभी दरकार नहीं। और फिर ये शाम को अपनी छुट्टी के बाद पापा जी के बिजनेस में भी उनकी मदद करते हैं। बच्चों को तो एकदम समय नहीं दे पाते। मैं भी अगर नौकरी में व्यस्त हो जाऊं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यूँ तो माँ जी भी मुझसे कहती रहती हैं कि अगर मेरा भी नौकरी करने का मन हो तो मैं भी कर सकती हूँ। वे घर और बच्चे दोनों को संभाल लेंगी। पर सच कहूँ मौसी जी, अभी तो घर के बाहर कुछ करने का मेरा ज़रा भी मन नहीं है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अगर मन होगा तो देखा जाएगा। चंद्रा को मैंने सुष्मिता की यह सारी बातें बतलाई तो वह कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुई। बस अपना ही राग अलापती रही। वो तो बस अपनी सास के पीछे पड़ी हुई थी। अपने पति के कान भी उसकी माँ के विरुद्ध भरने में लगी हुई थी और धीरे धीरे उसे कामयाबी मिलती चली गई। श्रीकांत जी उसकी झूठी बातों को भी सच्ची समझने लगे थे और इस संबंध में अपनी माँ से सवाल जवाब भी करने लगे थे। चंद्रा की बात पर विश्वास करके वे समझने लगे कि उनकी माँ बहुओं पर जुल्म ढाया करती है। बिटिया के फोन से मुझे सारी खबरें मिलती रहती थी, पर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। अनीता जी के पेट में दर्द रहता था। जांच के लिए वे अपने पति के साथ कोलकाता गई थी। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण बतलाया, पेट में वायु या गैस बनना। उन्हें कुछ दवा देने के साथ यह निर्देश भी दिया गया था कि वे भूखे ना रहे और सुबह का नाश्ता तो जितनी जल्दी हो सके कर ही लिया करें। उनकी बात मानकर अनीता जी ने दूसरे ही दिन जल्दी नाश्ता कर लिया तो वे ठीक रही। यह सब उन्होंने मुझे फोन पर बतलाया। पोते पोती की जिद के कारण उन्हें वहां कुछ दिन रुकना पड़ा। वे घर के काम में भी चंद्रा की मदद करने लगी। जो भी विशेष व्यंजन उन्हें बनाने आते थे वे उन्हें बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि बेटे श्रीकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है। कटहल का मौसम खत्म होने को था, पर दिनेश जी कहीं से कटहल खोज कर ले ही आए। अनिता जी ने बड़े मनोयोग से कटहल काटा और सब्जी बनाई। अपने पति को टिफिन देने का काम चंद्रा खुद ही करना चाहती थी। एक दो बार माँ ने बेटे टिफिन तैयार कर दिया तो चंद्रा नाराज सी रहने लगी। अतः इस काम से वे दूर ही रहने लगी। उस दिन जब चंद्रा टिफिन तैयार कर रही थी तो अनिता जी ने पास जाकर कहा, श्रीकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है बहू, इसे टिफिन में दे देना। चंद्रा बोली, पहले की सब्जी भी तो फ्रिज में रखी है, पहले उसे खत्म करना होगा। और उसने श्रीकांत के टिफिन में पहले वाली सब्जी ही डाल दी। अनिता जी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है बहू, पहले की बनी सब्जी पहले खत्म होनी ही चाहिए। कटहल की सब्जी शाम को खा लेगा, इसमें क्या हर्ज है। शाम को चंद्रा ने दफ्तर से लौटकर कुछ और सब्जियां बना ली और श्रीकांत को वही परोसी। बाद में उसने कटहल की सब्जी औरों की थालियों में डाल दी, पर श्रीकांत को नहीं दी। रोटियां बनाती हुई अनिता जी सब कुछ देख रही थी, पर बोली कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा, कल टिफिन में दे देंगी, इसमें क्या है, इसमें क्या हर्ज है। दूसरे दिन अनिता जी जब रसोई में आई तब तक श्रीकांत का टिफिन भरा जा चुका था। उन्होंने अपने पति के लिए नाश्ता लगाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा रात वाली सब्जी समाप्त है और कटहल की सब्जी उतनी की उतनी ही फ्रिज में रखी है। उन्होंने सोचा, हड़बड़ी में शायद बहू श्रीकांत को कटहल की सब्जी देना ही भूल गई होगी। कोई बात नहीं, वे सब्जी बदल देंगी। अभी डब्बा खोला ही था
कि चंद्रा वहां पर आ गई और जोर से बोली, यह आप क्या कर रही हैं मम्मी जी? मेरी जासूसी कर रही हैं क्या? मैं आपके बेटे को अच्छा खाना नहीं देती? आप सब्जी बदलने की कोशिश कर रही हैं? बोलते बोलते चंद्रा जोर जोर से रोने लगी। शोर सुनकर श्रीकांत वहां पर आ खड़ा हुआ। बोला, चंद्रा ने टिफिन तो दे ही दिया था, फिर तुम उसे खोल कर क्या देख रही थी माँ? वो मेरी पत्नी है, कोई मेरी दुश्मन तो नहीं जो मुझे खराब खाना देगी। अनीता जी हैरान सी खड़ी रह गई। वे किससे क्या कहें। इतना तो वे समझ चुकी थी कि बहू को ईर्ष्या रूपी नागिन ने डस लिया है। उसे डर है कि बेटे के प्रति माँ के स्नेह से बेटा माँ के तरफ झुक न जाए। इसीलिए उसने श्रीकांत के कान भी माँ के विरुद्ध भर दिए हैं। तभी तो वो माँ से इस लहजे में बात कर रहा है। आधे झूठ की चाशनी में डुबोकर चंद्रा ने मुझे वाकया सुनाया, तो भी सच मेरे सामने आ ही गया। मैंने सोचा, अगर चंद्रा की सास शुद्ध सोने की भी बनी होती तो भी मेरी बेटी उनमें कोई न कोई खोट तो निकाल ही लेती। सच है, अब युग पलट गया है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने सच ही कहा था कि हर क्रिया के लिए समान और विरोधी प्रतिक्रिया हुआ ही करती है। पहले बहुओं को उनकी सास दबा कर रखती थी, अब बहुएं वही काम कर रही है। अपनी सास के साथ करना चाहती है, अपनी सास को दबा कर रखना चाहती है। पहले माँ करती थी कन्यादान, अब चाहे अनचाहे करना पड़ता है उसे पुत्रदान। कल बेटी पराया धन थी और आज बेटा पराया धन हो गया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी शिकायतें। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।